पेटीएम पर 40 रुपये प्राप्त हुए।
पेटीएम पर 1, 100, 50, रुपए प्राप्त हुए। uh, for the defined equilibrium constant Kp, there should not be any solution phase. There should be at least one gaseous phase. इसको गलती से भी मत छोड़ देना, वरना क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। इस बार आपको लॉग की टर्म में दे दिया, तो कैसे करेंगे, क्या करते हैं बताइए सर। सबसे पहले इसको इधर ले आते हैं, ये क्या बन जाएगा, लॉग Kp बट्टे में Kc।
बराबर -2 log RT। हमेशा याद रखना, इधर आएगा ना ये लॉग तो माइनस में होगा ना, तो log KP/KC को हम क्या लिख सकते हैं, KP माइनस KC लिख सकते हैं, बराबर log RT की पावर -2 हो जाएगा। log से log कटा, KP बराबर क्या आ गया, KC RT आ गया, RT की पावर -2, और -2 क्या होता है, डेल्टा NG। तो डेल्टा NG -2 हमें इस इक्वेशन में मिल रहा है, तो इसलिए अपना आंसर ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, और अपना अगला टॉपिक है कि केसी का यूनिट कैसे डिफाइन किया जाता है। आखिरकार आप केसी का यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे, तो याद रखेंगे यूनिट ऑफ केसी क्या होता है, कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन। तो यूनिट ऑफ केसी क्या आता है, कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन। और डेल्टा एन क्या है, ये डेल्टा एन जी नहीं है, ये डेल्टा एन है। डेल्टा एन मतलब प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, और डेल्टा एन जी क्या होता था, गैसियस वाले प्रोडक्ट के मोल माइनस गैसियस वाले रिएक्टेंट के मोल। आइए समझते हैं कैसे निकालेंगे आप। देखिए पहला क्वेश्चन, ए गैस टू बी गैस से 1 मोल ऑफ सी गैस, तो केसी का यूनिट कैसे आएगा, केसी बराबर कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। तो इस तरीके से केसी बराबर क्या आ गया, कंसंट्रेशन की पावर माइनस, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल प्रति लीटर, तो इसका मतलब केसी का यूनिट आ गया मोल पर लीटर की पावर -2। तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चनों को करना है और आगे बढ़ना है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक एग्जांपल ये रहा, आपको ये कहानी दी है, तो डेल्टा एन निकालेंगे। डेल्टा एन निकालने के लिए आप क्या क्या यूज़ करेंगे, केसी बराबर यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एन। डेल्टा एन किस किस का लेंगे हम, सॉलिड वाली फेज का नहीं काउंट करेंगे, सॉलिड वाली फेज का मोल ही नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो 1 मोल 1 मोल 2 मोल -2 to 4, तो -2, तो यहाँ भी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर की पावर -2। याद रखना, क्या याद रखना, कि सॉलिड का मोल लेंगे ही नहीं। अगर हमें केसी के यूनिट भी काउंट करना है तो भी सॉलिड का लेंगे, अगर सॉलिड का कंसंट्रेशन ही नहीं ले रहे तो सॉलिड के मोल लेके क्या फ़ायदा, ठीक है। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, -3 है, एक्स फाइंड करना है, एक्स क्या है, ये है, तो ये सब गैस में है, तो डेल्टा एन बराबर क्या दिया है हमें, -3, ये क्वेश्चन में बराबर इसके मोल माइनस प्रोडक्ट के मोल, 4 में 3 गया -1, -1 तो आगे कितना हो जाएगा, +1, तो यहाँ आ गया -2 बराबर -x, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, +2। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ से कर लिया। अब हम किसका यूनिट निकालेंगे, केपी का यूनिट निकालेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, केपी बराबर क्या होता है, केसी की पावर डेल्टा एनजी, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर, एटीएम। तो इसका मतलब केपी का यूनिट कैसे लिखेंगे, एटीएम की पावर डेल्टा एनजी। तो मान लीजिए एग्जांपल दिया है, तो डेल्टा एनजी कितना आ गया हमारा, 1 -2 मतलब -1, तो केपी का यूनिट क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर की पावर -1, इसका निकालेंगे। यहाँ डेल्टा एनजी लेंगे, इसका मतलब सॉलिड वाला फेज नहीं लेंगे, अगर सॉल्यूशन फेज होता तो भी, तो फिर तो केपी डिफाइन ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे केपी बराबर क्या आ जाएगा अपना, 2 - 1 मतलब एटीएम की पावर 1। इस तरीके से हमने सीखा केपी और केसी का यूनिट कैसे आखिरकार निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक आध क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, आपको यहाँ पे केपी और केसी का वैल्यू जो है यहाँ पे निकालना है। कैसे निकालेंगे, केपी केसी बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन, मतलब मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन क्या होगा, 3 मोल -2 मोल, मतलब ये आ गया आपका केसी का वैल्यू। और केपी बराबर क्या होता है, एटीएम की पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 -2, मतलब यहाँ पर केपी का यूनिट क्या आ गया, एटीएम की पावर 1। तो आप ऐसे यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ निकालते हैं। यहाँ केपी डिफाइन नहीं होगा क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन फेज आता है, लेकिन केसी डिफाइन होगा। तो केसी बराबर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन कैसे आएगा, 2 और 1 3 मोल -2 मोल, मतलब ये आ गया अपना केसी का वैल्यू। सॉलिड फेज नहीं निकालते हैं, चाहे केपी हो चाहे केसी हो, तो केपी बराबर क्या होगा, डेल्टा एन जी 1 - 2 मतलब -1,
अब निकालते हैं Kc का वैल्यू, तो वो भी कितना आएगा, कंसंट्रेशन की और डेल्टा है मतलब -1। इस तरीके से आपको क्या निकालना है, Kp और Kc का वैल्यू आपको यहाँ पे इस तरीके से फाइंड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एक आध चीज़ों को जानने का ट्राई करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके Kp Kc की वैल्यू को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला है स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। पहला है हमारा स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इस रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा जो नया K2 आएगा वो क्या आएगा, पुराने वाले K1 की पावर n आएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करते हैं तो वो उस नई वाली इक्वेशन का जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर n होगा। n क्या है, जिससे आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। a प्लस बी प्लस सी था जिसका k वैल्यू 10 था। अब मैंने पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई किससे कर दी, 2 से। तो नया k का वैल्यू पूछा है तो क्या बोला, इसकी पावर क्या चढ़ जाएगी, मल्टीप्लाई फैक्टर। तो मतलब नया k क्या आएगा हमारा, 100 आ जाएगा। चलिए दूसरा फैक्टर है राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। मैंने पहले a प्लस बी से c लिखा, अब मैंने कैसे लिख दिया, c से a प्लस b। तो अगर मैं इसका k1 लिखूँ तो मेरा ये आएगा, इसका k2 लिखूँ तो मेरा ये आएगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैंने इक्वेशन को रिवर्स किया तो मेरा k क्या आ गया, पुराने वाले k का उल्टा। तो हमें याद रखना है किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करके लिखा जाता है तो उसका जो k का वैल्यू होता है वो भी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मान लीजिए हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन, k का वैल्यू कितना दिया है हमें, 100 दिया है। अब मैंने क्या किया, ये बनाया है। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन में ये किया है। तो अगर ध्यान से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2 से। तो इसका k कितना आ जाएगा हमारा, पुराने वाले k की मल्टीप्लाई फैक्टर मतलब 2। तो ये अपना k का वैल्यू आ गया। अब हमने क्या किया, इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1/100 की पावर। तो ये हो जाएगा अपना नया k का वैल्यू। तो जो इसने क्वेश्चन में पूछा था वो हमने यहाँ पे इसीलिए बता दिया। अब तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर क्या है हमारा, टेम्परेचर। हमने पढ़ा है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन रेट होता है वो कैसे आता है, ए की पावर -E/RT से। और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट किससे आएगा, AEAB/RT से। अगर हम दोनों को भाग करते तो हमें क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T। और यहाँ से सॉल्व करके हमें क्या मिलता है, KT बराबर AF/AB की पावर E की पावर -∆H/RT। हमें याद रखना है यहाँ पे से। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जनरल फॉर्म क्या आती है कि log k T2/T1 बराबर ∆H/2.303R ब्रैकेट में 1/T1 - 1/T2। ये हमें क्या रखनी है, याद रखनी। ये वेपर प्रेशर वाला k नहीं है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। वो कुछ और था, ये अपना टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम है। ये k कैपिटल K T2 है, वो स्मॉल k T1 था। तो ये वेपर प्रेशर वाला नहीं। तो अगर टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है किसी रिएक्शन को तो उसका रेट या उसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ऐसे log k T2/KT1 बराबर ∆H/2.303R एंड ब्रैकेट में 1/T1 - 1/T2। तो ये सब कहानी हमें यहाँ पे याद रखनी है। और समझने वाली बात क्या है, अगर ∆H पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और k भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ∆H पॉजिटिव है और टेम्परेचर घट रहा है तो k भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर ∆H नेगेटिव है, टेम्परेचर घट रहा है तो k बढ़ जाएगा, और ∆H नेगेटिव है, टेम्परेचर पॉजिटिव है तो k घट जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, मतलब प्रोसेस में एंडो का मतलब होता है आपको हीट देनी पड़ रही है, तो अगर अपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका k भी बढ़ जाएगा। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, आपने टेम्परेचर घटा दिया तो k भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ये खूबसूरत बात, ये अच्छी चीज़ें हमें यहाँ पे याद रख के चलनी है। तो हमने सारी पढ़ लिए। 3 फैक्टर हैं, एक स्टोइचियोमेट्री, एक मेथड ऑफ राइटिंग और तीसरा है अपना टेम्परेचर। तो ये सारी कहानी हमने कर ली और इसके बाद काफ़ी क्वेश्चन होमवर्क में दिए, जाने और उन क्वेश्चन को करके लेके आना है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर अपनी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे।
देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एट 290 केल्विन फॉर द रिएक्शन आपसे पूछा गया है और रिएक्शन दिया आपको ये, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है a प्लस बी से c प्लस डी। कैसे निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 100, Kc का वैल्यू कितना दिया है 100, और क्या बोला है एट इनिशियल सारे 1 मोल है, एट इनिशियल सारे क्या है 1 मोल है, मतलब इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है और इक्विमोलर 1 मोलर, मतलब सभी की कंसंट्रेशन कितनी दी है। लेकिन अगर वो खाली रिएक्टेंट की बोलता तो सिर्फ रिएक्टेंट की लिखते और प्रोडक्ट की क्या कर देते 0 कर देते, लेकिन उसने सबकी बोली है इसलिए हमने सबका लिखा। तो t बराबर 0 पर क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, a भी पूरा रहेगा, b भी पूरा रहेगा और c भी पूरा रहेगा और d भी पूरा रहेगा। अब t बराबर t इक्विलिब्रियम पर जब क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तब क्या होगा a में से कुछ हिस्सा निकल जाएगा, b में से भी कुछ हिस्सा निकलेगा। देखिए ये a कितने मोल है, a मोल, a में से कितना हिस्सा हटा है x, इसका मतलब 1 मोल के लिए कितना हिस्सा हटा x, और यहाँ भी कितने मोल हैं 1 मोल, तो यहाँ भी कितना हटेगा x हटेगा। ये बन रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। ये कहानी आ गई। तो हमने Kc का वैल्यू कैसे होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में उनकी क्या लिखनी है, हमें कंसंट्रेशन लिखनी है, डिवाइड में इनकी कंसंट्रेशन। अब ये 1 प्लस 1 प्लस एस मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे, दोनों सेम है, पावर 2 हो जाएगी, यहाँ भी क्या हो जाएगी पावर 2 हो जाएगी। Kc का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 100, तो मैं ओवरऑल स्क्वायर कर सकता हूँ क्योंकि दोनों की पावर 2 है। तो अब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, और यहाँ वैल्यू बन जाएगी 10। अब मैंने इसको यहाँ भेज दिया तो 10 माइनस 10x बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब ये 9 हो जाएगा, उधर जाके 11x हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 11 प्लस 9 बट्टे में 11। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, d का कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, तो d का कंसंट्रेशन कितना है 1 प्लस एक्स, तो 1 में कितना प्लस कर देंगे, तो d का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा 20/11। तो ये क्या हो जाएगा अपना इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपने आज के इस लेक्चर में जाना Kp क्या होता है, Kc क्या होता है, Kc कैसे निकालेंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने देखा और अपने आज के इस प्यारे से बेहतरीन से लेक्चर को यहीं पे समाप्त किया। मिलते हैं कल इसी वक्त, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। क्वेश्चन का और होमवर्क करना ना भूलें, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।